इसकी शुरुआत करते हैं एक ट्रेन के सफर से। सोचिए, तुषार नाम का एक लड़का दिल्ली से चेन्नई जा रहा है और खिड़की से बाहर देख रहा है। खेत, पेड़, घर, सब कुछ धुंधला होकर पीछे छूट रहा है। तभी उसके चाचा कहते हैं, पता है, ये ट्रेनें तो बस 150 साल पुरानी हैं। और ये सुनकर तुषार सोचने लगता है कि पहले क्या होता था। हाँ, जब इतनी तेज रफ्तार नहीं थी तो क्या लोग एक ही जगह पर पूरी जिंदगी गुजार देते थे, या वो हमेशा चलते ही रहते थे। और आज हमारी सारी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ। हम मानव इतिहास के शायद सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। वो मोड़ जब इंसान ने शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर की तरह घूमना छोड़कर एक जगह बसना और खेती करना शुरू किया। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है एनसीईआरटी की इतिहास की किताब का एक अध्याय। ये उस नींव को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और टाइम में पीछे चलते हैं, आज से कोई 20 लाख साल पहले के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शिकारी संग्राहक आखिर थे कौन। नाम से तो काफी कुछ साफ है ना? बिल्कुल। ये वो शुरुआती इंसान थे जो अपना पेट भरने के लिए पूरी तरह से अपने आसपास के माहौल पर निर्भर थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां या चिड़िया पकड़ते थे, या फिर जंगल से फल फूल, दाने, पत्ते और अंडे इकट्ठा करते थे। उनका जीवन आज की तरह प्लान नहीं था। नहीं, वो हर दिन खाने का जुगाड़ करते थे। और इसी जुगाड़ के लिए उन्हें लगातार चलना पड़ता था। उनका जीवन पूरी तरह मोबाइल था, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? इसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। सबसे पहली और सीधी वजह थी खाने पीने के सामान की कमी। अच्छा। सोचिए, अगर 50 लोगों का एक ग्रुप एक जगह पर कुछ हफ्ते रुक जाए तो वो आसपास के ज्यादातर फल और शिकार किए जा सकने वाले जानवर खत्म कर देंगे। एक तरह की नेचुरल लिमिट थी। आप एक जंगल को पूरी तरह खाली नहीं कर सकते। हाँ। दूसरी वजह थी जानवरों का पीछा करना। हिरण, जंगली भैंसें या भेड़ बकरियां। अच्छा। हाँ, ये जानवर भी अपने चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जाहिर है जो लोग इनका शिकार करते थे उन्हें भी इनके झुंड के पीछे पीछे चलना पड़ता था। एक तरह से वो नेचर के फ्लो के साथ चल रहे थे। और तीसरा कारण शायद मौसम से जुड़ा होगा, जैसे आम सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं। एकदम सही। तीसरा कारण यही था, अलग अलग मौसम में उगने वाले पेड़ पौधे। तो लोग एक तरह का सीजनल कैलेंडर फॉलो करते थे। उन्हें पता होता था कि किस मौसम में कहाँ जाना है। हाँ, कि किस इलाके में कौन से फल या कंदमूल मिलेंगे। और चौथी और शायद सबसे फंडामेंटल जरूरत, पानी, जिसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, चौथी वजह थी पानी की तलाश। हालांकि कई नदियां और झीलें पेरेनियल होती हैं, यानी उनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन कई सीजनल भी होती थीं। तो जो लोग ऐसी मौसमी नदियों के किनारे रहते थे उन्हें सूखे मौसम में पानी की तलाश में कहीं और जाना ही पड़ता था। ये सब सुनना बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लाखों साल पुरानी ये बातें हमें इतने यकीन से पता कैसे हैं? हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं। इसका सारा क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजिस्ट्स को, यानी पुरातत्वविदों को। ये एक तरह के जासूस हैं जो अतीत के सुराग ढूंढते हैं। अच्छा। और उन्हें उस जमाने की बहुत सी चीजें मिली हैं जो इन लोगों ने बनाई और इस्तेमाल की, जैसे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार। और इनमें से पत्थर के औजार ही सबसे ज्यादा बचे होंगे, है ना? क्योंकि लकड़ी और हड्डी तो हाँ, वो तो समय के साथ गल जाती हैं। तो पत्थर के औजार ही मिले हैं ज्यादातर। बिल्कुल। और ये पत्थर के औजार बड़े कमाल के मल्टीपर्पज टूल्स थे। कुछ का इस्तेमाल मांस और हड्डी काटने के लिए होता था, कुछ से पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल उतारी जाती थी। कुछ औजारों के आगे लकड़ी या हड्डी का हैंडल लगाकर भाले और तीर जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। और ये लोग रहने के लिए जगह भी बहुत सोच समझ कर चुनते होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी डेरा डाल दिया। हाँ, वो हमेशा ऐसी जगह चुनते थे जहां पानी आसानी से मिल जाए और साथ ही अच्छे पत्थर भी जिनसे वो औजार बना सकें। अच्छा। स्रोत में दिए गए नक्शे में भीमबेटका जैसी जगह जो आज के मध्य प्रदेश में है, बेहतरीन उदाहरण है। ये पुरापाषाणिक स्थल यानी पेलियोलिथिक साइट्स हैं। भीमबेटका, हाँ, वो तो कमाल की जगह है। वहाँ प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों के शेल्टर हैं। तो उन्होंने इन जगहों को इसलिए चुना होगा ताकि बारिश, धूप और तेज हवा से बच सकें। एक तरह के रेडीमेड घर। और इन्हीं गुफाओं में उन्होंने अपनी आर्ट भी छोड़ी है।
मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की कई गुफाओं की दीवारों पर जंगली जानवरों की बहुत शानदार पेंटिंग मिली है। ये हमें बताती हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया को कितनी बारीकी से देखते थे। हाँ, और एक खोज तो शायद गेम चेंजर रही होगी, आग। कुरनूल की गुफाओं में मिली राख के बारे में बताइए। हाँ, कुरनूल की गुफाओं में राख के जो अवशेष मिले हैं वो इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती इंसान आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। और सोचिए, आग ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी होगी। ये तो जबरदस्त बदलाव रहा होगा। अचानक से रात में रोशनी आ गई, सही बात है। खाना पकाकर भूनकर खाने की शुरुआत हुई, जो पचाने में आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जानवरों से सुरक्षा। हाँ, खतरनाक जंगली जानवरों को दूर भगाने का एक हथियार मिल गया। ये तो पहला फोर्स फील्ड था जिसने इंसानों को रात के खतरों से बचाया। बिल्कुल, आग पर काबू पाना इंसान की पहली बड़ी जीतों में से एक था, जहां उसने प्रकृति को सिर्फ झेला नहीं बल्कि उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, पूरा पाषाणिक या पैलियोलिथिक। ये लाखों साल का समय है, इतना लंबा कि इसे एक साथ समझना ही मुश्किल है। हाँ, शायद इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे बेहतर समझने के लिए कुछ हिस्सों में बांटा है ना? हाँ। और ये जो डिवीजन है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। अच्छा। ये असल में टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल में आए बड़े बदलावों को दिखाता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं टर्निंग पॉइंट्स पर सवाल बनते हैं। तो चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि अगर मानव इतिहास 24 घंटे की घड़ी है, तो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका मतलब है पुराने पत्थर का युग, हाँ, वो पहले सेकंड से लेकर रात के लगभग 11:45 तक चला। क्या बात कर रहे हैं? मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी में बीत गया। 99%? कमाल है। मतलब हम जिस इतिहास को पढ़ते हैं वो तो बस आखिरी की कुछ मिनट है। ठीक समझे। फिर लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का समय आता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। ये घड़ी में बस कुछ मिनटों का था। और इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान पर्यावरण में बड़े बदलाव हुए। और इस दौर के पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर कहते हैं। तो ये सिर्फ औजारों का आकार बदलना नहीं था, ये सोच में बदलाव था। बड़े भारी औजारों से हटकर ज्यादा सटीक स्पेशलाइज्ड टूल किट की तरफ। क्या बात है। ये एफिशिएंसी की शुरुआत थी। आपने एकदम सही पकड़ा। और फिर लगभग 10,000 साल पहले से शुरू होता है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक या नए पत्थर का युग। ये हमारी 24 घंटे की घड़ी के आखिरी कुछ सेकंड है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन यहीं हुआ। यहीं से वो क्रांति शुरू हुई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वो घड़ी के आखिरी मिनटों में ऐसा क्या हुआ? आपने कहा कि 12,000 साल पहले पर्यावरण में बड़े बदलाव हुए। हाँ, दुनिया की जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया। आइस एज खत्म हो रही थी और मौसम गर्म होने लगा। अच्छा। इस गर्मी की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। और घास के मैदानों का मतलब है घास खाने वाले जानवर? हाँ, हिरन, भेड़, बकरी, जंगली गाय, इनकी आबादी में तो विस्फोट हो गया होगा। बिल्कुल। और जिन लोगों ने इन जानवरों का शिकार किया, उन्होंने इनके तौर तरीकों को, इनकी आदतों को, इनके बच्चे पैदा करने के मौसम को समझना शुरू कर दिया। और यहीं से शायद उनके मन में पहली बार ये ख्याल आया होगा, इनका पीछा करने के बजाय क्या हम इन्हें पकड़कर अपने पास ही पाल सकते हैं? हाँ। और इसी के साथ साथ एक और क्रांति चुपचाप जमीन पर हो रही थी, घास के मैदानों में। हाँ, इसी समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में गेहूं, जौ और चावल जैसी अनाज वाली घास कुदरती तौर पर उगने लगी। अच्छा, अपने आप? तो वहां के लोगों ने, आदमी, औरतें, बच्चे, सब ने इस अनाज को खाने के लिए जमा करना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्हें इसका पूरा साइंस समझ में आने लगा कि ये कब और कहाँ उगता है और इसे कैसे उगाया जा सकता है। बस यहीं से वो शिकारी संग्राहक से किसान बन गए। तो ये तुषार के सवाल का जवाब है। लोग एक जगह इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनके पास कोई बड़ी वजह नहीं थी। खेती ने उन्हें पहली बार एक ही जगह पर टिके रहने की एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत वजह दी। और इसी के साथ साथ जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया, जिसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं, वो भी चल रही थी। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। अच्छा, सबसे पहले कुत्ता? हाँ। फिर भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे शांत स्वभाव के जानवरों को चारा दिखाकर अपने पास रहने के लिए मनाया गया। मगर ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये तो हजारों साल की प्रक्रिया रही होगी। ये एक बहुत धीमी, ग्रेजुअल प्रोसेस थी।
लोग धीरे धीरे बेहतर किस्म के पौधों और शांत स्वभाव के जानवरों को सिलेक्ट करने लगे। मतलब एक तरह का सिलेक्टिव ब्रीडिंग। हाँ, कह सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि पालतू जानवर और पौधे अपनी जंगली किस्मों से अलग दिखने लगे। जैसे पालतू जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों के मुकाबले छोटे होते हैं। तो अब जिंदगी पूरी तरह बदल रही थी। खेती करने का मतलब था कि आपको बीज बोने से लेकर फसल पकने तक कई महीने एक ही जगह रुकना होगा। हाँ, पौधों की देखभाल करनी होगी, सिंचाई करनी होगी, जंगली जानवरों से बचाना होगा। बिल्कुल। और जब फसल कट जाती थी तो एक नई चुनौती सामने आती थी, इस अनाज को साल भर के लिए बचाकर कैसे रखें। इसी जरूरत ने भंडारण यानी स्टोरेज के नए तरीकों को जन्म दिया। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या जमीन में गड्ढे खोदे। ये स्टोरेज की समस्या तो आज भी है, बस उनके मिट्टी के बर्तन और गड्ढों की जगह आज हमारे पास बड़े बड़े गोदाम हैं, पर आइडिया वही है। भविष्य के लिए बचाना। हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की शुरुआत थी। और जानवर भी एक तरह के वॉकिंग फूड सप्लाई बन गए। वो दूध देते थे और जरूरत पड़ने पर मांस भी। मतलब अब भोजन की सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा प्रिडिक्टेबल और सिक्योर हो गई थी। लेकिन क्या ये हमेशा एक बेहतर सौदा था? मतलब घूमने फिरने की आजादी के बदले एक ही जमीन के टुकड़े से बंध जाना, और अब फसल खराब होने का एक नया रिस्क भी तो आ गया था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये जरूर एक ट्रेड ऑफ था, लेकिन इस नए जीवन के सबूत हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। जैसे बुर्ज होम जो आज के कश्मीर में है। वहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास या पिट हाउसेस कहते हैं। अच्छा, गड्ढे वाले घर, शायद ठंड से बचने के लिए। हाँ, शायद यही वजह थी। और वहां घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब वो मौसम के हिसाब से इंडोर या आउटडोर कुकिंग करते थे। ये तो बहुत मॉडर्न सोच है। औजारों में भी बदलाव आया। अब ऐसे औजार बनने लगे जिनकी धार को ज्यादा पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। और अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल होने लगा, जो आज भी हमारे घरों की रसोई में मिलते हैं। और लोगों ने कपास उगाना और कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया था। मतलब अब वो सिर्फ खाल नहीं पहन रहे थे, ये तो एक पूरी नई लाइफस्टाइल थी। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये बदलाव हर जगह एक साथ नहीं हुआ। अच्छा। कई जगहों पर लोगों ने खेती के साथ साथ शिकार करना भी जारी रखा। वो दोनों दुनिया के, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कोई ऐसी एक जगह है जहां हम इस पूरे बदलाव को शिकार से खेती और बसे हुए जीवन तक एक साथ देख सकते हैं, एक केस स्टडी की तरह? इसके लिए मेहरगढ़ से बेहतर कोई जगह नहीं। ये आज के पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में है। मेहरगढ़? हाँ, माना जाता है कि ये उन शुरुआती गांवों में से एक है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो वहां आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिससे ये पूरी कहानी पता चलती है? वहां जब खुदाई हुई तो जो सबसे निचली यानी सबसे पुरानी परतें मिली, उनमें हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां थीं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की यानी नई परतों की तरफ आते हैं, हमें भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा